नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए जीएस की क्लास हम लोग अपनी देख रहे हैं, बड़ी प्यारी सी क्लास है। आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। क्लास नंबर 15 में मैंने मौलिक अधिकारों का थोड़ा जिक्र किया था और मैंने आर्टिकल 14 से 18 को वहाँ पे ख़त्म किया था। उसी के आगे आज बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, हमेशा से अमूमन पेपर में आते हैं और आप भी समझने की कोशिश करना। आज हम मौलिक अधिकार और जो रिटें हमारी होती है दोनों को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। क्लास नंबर आपकी 19। देखिए महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 14 से 18 यानी कि समानता के अधिकार की बात हुई थी। उसके बाद अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 की बात होती है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 19 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार पेपर में सवाल आता है। देखो अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं 18 क्लास, तो आप ज़रूर जा कर के देखिए। आपको प्लेलिस्ट में उनकी क्रमांक के अनुसार क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरी बात, जो भी करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, उन्हें बिल्कुल मत छोड़ के जाना। आप लोग देखोगे कि आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर जो 19 है वो छः स्वतंत्रताओं की बात करती है। 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख इसमें होता है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए प्रॉपर पूरी तरीके से एक एक शब्द नहीं लिखूंगा, बस जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा आप लोगों को। देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या है कि अगर आपके मन में कोई विचार है, आप अपने मन की बात किसी को कहना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं सुबह 11 बजे, और मुझे पता है कि शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते होंगे मन की बात रात को 11 बजे, है ना। तो दोनों में अंतर है। तो अगर आप अपने मन की बात, अपनी अभिव्यक्ति, अपने मन का कुछ भी किसी के सामने कहना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल नंबर 19 क्या देता है, आपको वो अधिकार देता है। एक बार एक बच्चे ने कहा एक लड़की से कि देखो मेरे पास आर्टिकल 19 है, मैं अपने मन की बात आपको कह सकता हूँ। तो आर्टिकल लड़की भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तैयारी कर रही थी, पॉलिटी जानती थी। उसने भी कहा कि आर्टिकल नंबर 23 भी है, और वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए जानते हैं। देखो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलता है। दूसरी बात, शांतिपूर्ण धरना करने की आज़ादी मिलती है। कोई संगठन बनाने की आज़ादी मिलती है। कहीं पे भी घूमने की आज़ादी मिलती है, आप भारत के किसी भी कोने पर जा सकते हैं। कोई भी रोजगार आप कर सकते हैं उसकी आज़ादी मिलती है, और कहीं पे भी बस जाने की आज़ादी मिलती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आपको यहाँ से 2-3 बातें ध्यान रखनी। एक तो ये वाक एवं व्यक्ति की आज़ादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 19, और कभी कभी आता है तो 19 का पैरा नंबर 1 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, यानी कि आपको आर्टिकल 19 ये आज़ादी देता है कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी शांतिपूर्ण धरना या प्रदर्शन इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन को थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है, बाकी ये इसमें मोटा मोटा बन जाता है। अब देखो इसके अंदर भी 2 बातों का आपको ध्यान रखना, यानी कि वाक एवं व्यक्ति की आज़ादी में आर्टिकल 19(1) के पैरा नंबर ए में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(a) के पैरा नंबर ए में आती है, ठीक है, या आपको आर्टिकल 19(1) दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बना के दे दिया जाता है जिसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं, वो यहाँ आएगी, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा बस इसमें एक और ध्यान रखेंगे आप कि झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता वो कहाँ से मिलती है हमें, वो भी इसी आर्टिकल से मिलती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में। ये भी तो हमारा देश के प्रति सम्मान है, प्यार है कि हम क्या कर सकते हैं, झंडे को फहरा सकते हैं। आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें 2 बात, प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता यहाँ पर शामिल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। देखो ये तो रहा आर्टिकल नंबर 19, ठीक। आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं। मोटा मोटा मैं आपको सारे आर्टिकल बता दूंगा क्योंकि मौलिक अधिकार सारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या है, ये कहता है कि अपराध के खिलाफ, यानी अपराध के खिलाफ या अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में क्या करता है, आपको संरक्षण प्रदान करता है। अपराध
अपराध के खिलाफ दो सिद्धि के या अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक, आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। देखो इसमें मोटी बात क्या है बच्चे मेरे, कि यहाँ पर दो तीन बातें बताई गई। पहली बात ये है कि आपको अगर आपने कोई अपराध किया है, आपको अगर उसकी सज़ा मिल जाती है तो आपको दोबारा उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार अगर आपने सज़ा का प्रावधान पूरा कर लिया। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यानी कि आज की डेट में अगर आप कोई अपराध करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे एक अपराध, एक नियम बनाया गया था हमारे यहाँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को 14 सेकंड तक घूरता है तो वो अपराध माना जाता है। ठीक है, और अगर आप 13 सेकंड तक देखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं भारत में। भारत भी कमाल का देश है। एक कल मैंने अभी पोस्ट डाला था कि जो हाई कोर्ट है, आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उसने एक अजीब ही फैसला ले लिया है। यानी कि अगर कोई शादीशुदा लड़की, ये क्या फैसला है, कल का ही फैसला है, अगर कोई शादीशुदा लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे वो रह सकती है। ये कानूनन मंजूरी दे दी गई है। शादीशुदा महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे तो रह सकती है, उसका पति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक अभी निर्णय आया है। आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि इसके बारे में, क्या ये सही है, गलत है, या अधिकार है, नहीं है, जो भी कुछ है, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, थोड़ा ज़रा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में इस फैसले को लेकर के। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये अपराध करने पर आपको 1 साल की कारावास है। आपने अपराध किया था 14 जून को, मान लेते हैं, और 14 जून को यही सज़ा थी। ठीक, 2 साल के बाद आपने फिर ये अपराध किया और ये सज़ा बदल गई, 5 साल की हो गई। तो आपको जो लेटेस्ट होता है, यानी कि जिस दिन आप अपराध करते हैं उस दिन जो सज़ा का प्रावधान होता है वही सज़ा आपको दी जाती है। ये नियम बनाता है कौन सा, आपका आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा लफड़ों में नहीं फंसना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको क्या देता है, संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखिए आर्टिकल नंबर 21, मैं कहता हूं कि जो लड़का 21 साल का हो जाता है उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमारे यहाँ लड़कों के लिए जो शादी की एज है वो 21 निर्धारित करी गई है। ठीक, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जरूरी है या नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 21 में तो 21 साल के लड़के को शादी से क्या मिलनी चाहिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि अगर वो चाहे तो शादी करे, नहीं चाहे तो मत करे। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर होती है। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बनता है 21वां। ठीक है, इसके बाद आपको आर्टिकल याद रखना यहीं पे 21A या 21 कै। ठीक है, बात एक ही है। 21 क्या में क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या करेगा, व्यवस्था यहाँ पर करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य मतलब देश की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए इसकी छूट होगी, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये जो आर्टिकल 21 के जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो 2002 में हुआ था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत, कब, 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आता है और बहुत बार इसकी क्या होती है, अनिवार्यता होती है पेपर में आने की। तो आपने देखा कि आपको 21 पर मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर यहाँ पर 22 देखोगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे दी, अगर इस बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए तो उसे क्या चाहिए, गिरफ्तारी से संरक्षण भी तो चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 22 का आप ध्यान रखोगे, ये क्या करता है, गिरफ्तारी से आपको क्या देता है, संरक्षण देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अच्छा, इसके अंदर फिर 2-3 प्रावधान आ जाते हैं। भाई गिरफ्तारी से संरक्षण क्यों है, देखो यहाँ 2-3 बात है। जैसे अगर आप कहीं पर हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपको ये अधिकार मिलता है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरी गुनाह क्या है, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, तो ये आपको अधिकार देता है। दूसरा अधिकार यहाँ पे क्या है कि आपको अपना वकील करने का अधिकार मिलता है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आर्टिकल 22 देता है कि आप अपना अधिवक्ता या अपना कोई भी कानूनी सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। और तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो ये
वैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी की कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी बड़े अधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये एक रिट के अंदर भी आएगा जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए 20, 21, 22 थोड़े से महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चे यहाँ फंसते भी हैं, ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मैं आपको कह रहा था कि वाकई में व्यक्ति की आज़ादी का काउंटर। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी अपने मन की बात बताते फिरेंगे। आप सड़क पर खड़े और मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूँ या मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूँ, तो सामने के पास भी अधिकार है। क्या है? वैसे तो जो आर्टिकल 19 है उसमें ये अधिकार भी है कि कोई अगर आपकी बात का जवाब देना नहीं चाहता तो उसे चुप रहने का अधिकार भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि दो बातें यहाँ पर हैं। एक तो मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, ठीक है, मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, ठीक, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ह्यूमन आपका तस्करी नहीं कर सकते। आपको एक तो ये बचना है। दूसरा, आपको बलात्श्रम से संरक्षण देता है। बलात्श्रम का मतलब क्या होता है बच्चे? बलात्श्रम का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ मजदूरी 500 रुपये चल रही है और आपने मजदूरी करवाई और आपने उसको बदले में 200 रुपये दिए, तो ये भी क्या है, ये भी उसका अधिकार मारा जा रहा है। तो सरकार या हमारा संविधान ये कहता है कि आप ये भी नहीं कर सकते, यानी कि बलात्श्रम से भी आप लोग क्या नहीं कर सकते, बचना चाहिए आपको। आर्टिकल नंबर 24 इम्पोर्टेंट है, यानी कि 6 से 14 साल का जो बच्चा होगा उसे आप देखिए जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते, जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते आप लोग। यानी कि देखिए कई बार आप लोग किसी ढाबे पे या किसी होटल पे, किसी चाय की दुकान पे, किसी समोसे की दुकान पे गए होंगे, वहाँ कोई छोटा बच्चा आपने देखा होगा काम करते हुए, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार ये छोटा बच्चा है, कानूनी रूप से काम नहीं कर सकता है, इसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया है। देखिए संविधान बच्चे हमारा ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को आप काम से नहीं रोक सकते आप, लेकिन उसे जोखिमपूर्ण काम में मत डालिए। जैसे कि चाय की दुकान पे वो काम कर सकता है, संविधान कहता है हमारा, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि इस नियम में थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए कि आपके माँ बाप की या आपके संरक्षण में या आपके जिसके भी अभिभावक के अंतर्गत आते हैं, तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजे ही भेजे। यानी कि राज्य को तो कहा कि आर्टिकल 21 में कि आप शिक्षा की क्या करिए, अनिवार्यता रखिए, आप व्यवस्था करिए, लेकिन बच्चे को भेजने की व्यवस्था ये मौलिक कर्तव्य में डाला। देखिए मौलिक कर्तव्य के साथ साथ ये हमारा कानूनी अधिकार भी होना चाहिए कि हम अपने 6 से 14 साल के बच्चे को विद्यालय ज़रूर भेजें। हाँ, कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं कि जहाँ शायद भेजा ना जा सके, लेकिन ये अनिवार्यता होनी चाहिए कि ये प्रत्येक गार्जियन को ये नियम बनना चाहिए, ये अधिकार देना चाहिए, या ये नियम सख्ती से लागू होना चाहिए कि आपको स्कूल भेजना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो यानी कि देखिए हमेशा से अम्बेडकर साहब की मैं हमेशा से बहुत ही उनकी बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते थे कि शिक्षा जो है ना वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी कि आप ताकत जो पावर एक्वायर करते हैं ना वो नॉलेज से करते हैं, नॉलेज इज़ ए पावर। तो आप इस बात का ध्यान लगा सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज को बूस्ट करते जाइए, ज़बरदस्त बना लीजिए, आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ के विचार हैं, ये विचार पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर 24 हो गया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 25 आ जाता है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता की बात होती है। तो धर्म की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 25। और देखिए यहाँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग याद रख सकते हैं PMT। PMT यानी धार्मिक स्वतंत्रता, P माने प्रमोशन, आप लोग दिमाग में रखेंगे। M माने मैनेजमेंट, T माने टैक्स, E माने एजुकेशन, और A माने क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रमोशन का मतलब प्रचार प्रसार से है ना। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन से होता है, टैक्स का मतलब कर से होता है, एजुकेशन शिक्षा होती है, और ए मैं भी आपको बताऊंगा। देखो आर्टिकल नंबर 25, प से 25, प से प्रमोशन और पै से प्रचार प्रसार।
यानी कि ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। यानी कि आप जिस भी धर्म में हो उस धर्म के अच्छाई में, उस धर्म के बारे में आप दुनिया में बता सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात इसी में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपने देखा होगा कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उनके जो 5K होते हैं, यानी कि मैं तो 5K बोलता हूँ, यानी कि जैसे कंघा हुआ, कृपाण हुआ, है ना, इस तरह की केस रखने की, कड़ा रखने की, ठीक है, ये सब चीज़ें रखने की जो स्वतंत्रता मिलती है वो भी आर्टिकल नंबर 25 के तहत मिलती है। दूसरी बात कि यहाँ पर अपने धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी तो मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का भी जबरन धर्मांतरण करा सकते हैं, नहीं, वो एक आपका अपराध बनेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल नंबर 26 यानी कि बात करते हैं मैनेजमेंट की, प्रबंधन की। आप किसी भी धार्मिक संगठन का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक संगठन का प्रबंधन आप लोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर आपको 26 आज़ादी देता है। आर्टिकल नंबर 27 आपको कहीं भी किसी धर्म में रहने के लिए कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं आप उसके बदले में कोई टैक्स वगैरह नहीं देते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आर्टिकल नंबर 27 आपको ये अधिकार देता है कि आपको वहाँ धर्म में होने के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कि अगर आपके धन का इस्तेमाल किसी धर्म को कुछ बढ़ावा देने के लिए या उसकी किसी चीज़ों के अंदर किया जाता है तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकारी वित्त पोषित होंगे, ऐसे कहिए, या सरकार से पैसे से चलते होंगे, उन किसी भी स्कूलों के अंदर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, आप किसी भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दे सकते। ये कहा जाता है कि इसके अंदर आर्टिकल नंबर 28 यानी कि 25, 26, 27 और आर्टिकल 28। अब आप कहोगे सर ये समझ में आ गया कि पी प्रमोशन प्रचार प्रसार से संबंधित है, प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित है, टैक्स 27 संबंधित है, एजुकेशन ये संबंधित है, तो ए क्या है? ए है बेटा आशीष, यानी कि PMT में आप लोग ध्यान रखेंगे ए क्या है? आशीष है। ए क्या है बच्चे? आशीष है। तो आप लोग ये ट्रिक मेरी है तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग लिख लो, कोई समस्या हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, ये 3 है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कोई भी समस्या हो तो यहाँ बात आप लोग कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है अगला आता है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, ये अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मामला है और पहले संस्कृति और फिर शिक्षा की बात आती है। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात आती है आर्टिकल नंबर 29। पहली चीज़ अल्पसंख्यकों का मामला है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या हमारे यहाँ क्या है, कम है, वो अल्पसंख्यक में आता है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी समुदाय, धर्म या जाति जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अपने रीति रिवाज हैं, जिनके अपने कस्टम्स हैं, जिनका अपना एक हम कह सकते हैं ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, वो क्या कर सकता है कि वो भारत में अपनी संस्कृति को बचा के रख सकता है, उसके लिए व्यवस्था कर सकता है। यानी संस्कृति, अल्पसंख्यक लोग अपनी संस्कृति का बचाव कर सकते हैं। बढ़िया आर्टिकल है, ध्यान रखना, अपनी संस्कृति के बचाव के लिए वो काम कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में बात कहता हूँ, मैं M30 कहता हूँ इसे। M30 M मतलब मदरसे की बात करता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों को अपनी शिक्षा या अपने धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, ये आर्टिकल 30 के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि अभी हमने बताया था आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30, कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल 28 में क्या है कि ऐसे कोई भी संस्थान जो वित्त पोषित होते हैं, सरकारी पैसे से चलते हैं, यानी सरकारी स्कूल्स वगैरह होते हैं जहाँ सरकार का पैसा लगता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन आर्टिकल नंबर 30 ये पलट देता है उस बात को, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। यानी कि अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी शिक्षाओं को बनाए रखने के लिए अपने स्कूल चला सकते हैं। इसलिए मैं इसे M30 कहता हूँ, ध्यान रखना, मदरसा 30, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपनी शिक्षा वगैरह दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 31 आपको पता है कि अब ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ वो क्या किस में बदल दिया गया है, अब एक कानूनी अधिकार बन गया है।
वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक, कह सकते हैं, यानी कि ये केवल भारत के लोकतंत्र की जान है कि क्या कि भारत में मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए भी एक अधिकार बनाया गया है, यानी कि डबल लॉकर तिजोरी आप कह सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है, इसे भी एक डब्बे में बंद कराया गया है कि यानी कि यहाँ मौलिक अधिकार रखे हैं, उनका संरक्षण तो है ही, उस संरक्षण का भी एक और संरक्षण है, यानी कि डबल लॉकर व्यवस्था यहाँ पे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरी बात, यहाँ पर आप इसे संविधान संशोधन से ख़त्म नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है, संविधान संशोधन से इन्हें बदला नहीं जा सकता या इसे बदला नहीं जा सकता। संविधान संशोधन से इसको बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, या इसे खारिज नहीं किया जा सकता, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना कि B.R. अम्बेडकर साहब, यानी बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने इसे संविधान की आत्मा, ठीक वह हृदय कहा, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा है किसने? B.R. अम्बेडकर साहब ने। किसे? आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 33-34 को बिल्कुल भी नहीं। देखिए 33 में क्या है, मैं मोटा सा बता देता हूँ कि संसद को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है कि जो अर्धसैनिक बल है, हमारे यहाँ सैनिक बल है, उनके अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, वो 33 है। 34 के अंदर मार्शल लॉ को, नियम को लागू करने की बातें हैं। और आर्टिकल नंबर 35 मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये संसद ये अधिकार देती है कि अस्पृश्यता के खिलाफ वो कानून बना सकती है। ठीक है, अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है, संसद को ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 35 के तहत। तो ये तो रहे सारे मौलिक अधिकार जो आपने देखे, मोटे मोटे सब मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर में आएगा तो यहीं से बन जाएगा, इससे ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो रिटों की बात करता हूँ मैं। रिटों का मतलब क्या होता है बच्चे? रिट का मतलब होता है कानून। ठीक, यानी कि ये देन हमें जो है वो ब्रिटेन की देन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन ने हमें क्या दी? रिटें दी। अब देखो रिटों में मोटी मोटी बात समझना, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई लोकतंत्र चलाना है तो उस लोकतंत्र का जो अंग होता है, एक अंग जो न्यायपालिका होती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग होता है। यानी कि न्यायपालिका को ये अधिकार दिए जाते हैं कि वो हर चीज़ पर निगाह रखे और हर चीज़ पर ध्यान रखे, वो इस देश को चलाने में सुचारू रूप से अपनी भागीदारी निभाए, इसलिए रिटों का यहाँ महत्ता हो सकती है। देखिए दूसरी बात क्या है कि रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 जो है वो अधिकार देता है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 226 क्या देता है? वो अधिकार देता है कि वो क्या कर सकते हैं? नियम कानून जारी कर सकते हैं। दूसरी बात, संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो अगर चाहे तो रिट जारी करने की शक्ति किसी और न्यायालय को भी दी जा सकती है। ठीक है, दोबारा सुनना, संसद के पास ये अधिकार है कि रिट जारी करने की शक्ति किसी और को भी दी जा सकती है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कुल मिलाकर के 5 रिटें हैं। पहली रिट आपकी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी, यहाँ पे बंदी वो बंदी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बंदी मतलब कैदी से है यहाँ पर। ठीक है, कैदी। अब देखो मोटे तौर पर समझना कि अगर मान लिया किसी को आपने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये उसका अधिकार है या ये उसका मौलिक अधिकार भी बनता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा? अपने से बड़े मजिस्ट्रेट के सामने या अपने से बड़े अधिकारी के सामने क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, यानी 24 घंटों के भीतर। पेपर में बनता कई बार कि अगर कैदी को कितने घंटों के भीतर करना पड़ता है? 24 घंटों के भीतर। ठीक है, या आप इस तरीके से इसमें मोटा मोटा ये भी सुन सकते हैं कि अगर मान लें कि कोई अपराधी तमिलनाडु का है और वो यहाँ पिथौरागढ़ में पकड़ा जाता है,
तो 24 घंटे के भीतर कैसे करेंगे पेश, तो जो ट्रैवलिंग वाला समय होता है वो कंसिडर नहीं करते फिर, ठीक है, 1 दिन 2 दिन वो कंसिडर नहीं करेंगे, तब वो तमिलनाडु पहुंचेगा, तो अब उसे 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्षीकरण में लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी होती है परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश, जैसे परम और आदेश 2 शब्दों का मेल क्या है, परमादेश, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ऐसा कोई पदाधिकारी जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से विमुख हो चुका हो, यानी कि जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा हो, ऐसे लोगों के लिए क्या करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग कि सार्वजनिक, ऐसा पदाधिकारी जो सार्वजनिक कर्तव्यों से विमुख हो गया हो, सार्वजनिक कर्तव्यों से विमुख हो गया हो, ठीक है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों से क्या हो गया हो, विमुख हो गया हो, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2 रिटें हुई। तीसरी रिट होती है प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से छोटी कोर्ट्स को ऐसे निर्णय लेने से रोकती है जो निर्णय समाज के अंदर कुछ बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ जिसका समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो ऐसे निर्णय लेने से उन्हें रोका जाता है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में या हाई कोर्ट अपने हाथ में निर्णयों को ले लेती है। चौथी होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, मान लें कि कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और उसमें निचली अदालत सही निर्णय नहीं दे पा रही है, या उसने बहुत ज़्यादा लंबा समय कर दिया है, मामला बहुत दिनों से लंबित पड़ा है, तो जो उच्च अदालतें होती हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछ सकता है, हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट से पूछ सकता है, तो उनसे ये कहा जाता है कि आप एक काम करिए कि अगर आपसे निर्णय आता है ठीक है, नहीं तो आप इसे हमें क्या करिए, उत्प्रेषण कर दीजिए, हमें आगे भेज दीजिए, हमें प्रेषित कर दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, हम लोग इस निर्णय को देख लेंगे, ठीक है। और 5वीं और अंतिम रिट है आपकी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप डीएम बन गए और आप डीएम बने हरिद्वार के, समझने के लिए देखना बस, और आपका कोई दोस्त है जो कहाँ का डीएम है, वो देहरादून का डीएम है, आप अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आप क्या करते हैं कि आपको निर्णय लेने का अधिकार कहाँ पे, हरिद्वार के अंदर है, लेकिन आप ज़बरदस्ती कहाँ निर्णय लेते हो, देहरादून में लेते हो। तो ये अदालतों को ये अधिकार है कि ऐसे पदाधिकारी से वार्तालाप की जाए कि वो किस अधिकार से, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर निर्णय ले रहा है, उसके अधिकार को उससे पूछा जाए, उससे इस बात को अवगत कराया जाए, ठीक है। तो ये रही आपकी रिटें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार की बात करी और रिटों की बात करी। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों, शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। बाकी मन लगा के पढ़ाई करिए, सिलेक्शन तो हमें लेना ही है। ज़िंदगी चाहे कितनी भी हो, किस तरीके से भी हो, कितनी अड़चनें आएँ, कितनी मुश्किल आएँ, आज वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब का मतलब इन द सेंस मौसम जो है उसमें लगातार बारिश हो रही है, बहुत दिन में ही आज एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है, लेकिन आप और हम वचनबद्ध हैं कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है और हम पार पा के रहेंगे। ज़िंदगी में अगर कहीं पहुंचना है तो बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, उस मेहनत से पीछे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आप हैं, हम हैं और हमारा पेन कॉपी है, हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और ज़िंदगी भर उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरी इसी कामना के साथ चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।